ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम क्वेश्चन और आंसर देख रहे हैं। हाउ डज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग बी डिफरेंट फ्रॉम ऊप्स? बेसिकली पूछा यह जा रहा है कि जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है, जिसको हम स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से अलग कैसे है, भिन्न कैसे है। देखिए, पहली चीज ये है इसमें कि ये कुछ ऊप्स के कॉन्सेप्ट है, जिसमें मेन चीज है ऑब्जेक्ट, जो क्लास से बनती है, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। और जब प्रोसीजरल ओरिएंटेड या स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग के बारे में हम बात करते हैं, तो यहां पर हमारा एक मेन प्रोग्राम होता है जो अलग अलग फंक्शन को कॉल करता है, और ये फंक्शन आपस में और फंक्शनों को कॉल करते हैं। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या हुई? ये फंक्शन पे बेस्ड हुई, तो इट इज बेस्ड ऑन फंक्शंस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या हुई? क्योंकि ऑब्जेक्ट इसीलिए बनाए जाते हैं कि रियल वर्ल्ड एंटिटी को हम मिमिक कर सके, हम किसी तरीके से उसको इंप्लीमेंट कर सके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसीलिए रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन्हीं पे बेस्ड है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। अगर प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उसमें हर चीज ऑब्जेक्ट होगी। प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करती है। आप यहां से भी देख रहे हैं कि मेन प्रोग्राम पहले हम बनाते हैं, उसके बाद ये फंक्शनों तक जाता है। यहां पर बॉटम अप होता है, यानी पहले हम क्लासेस बनाते हैं, और क्लास जैसे ऐसे बनती है, क्लास का नाम होगा, मान लीजिए एबीसी है, तो यहां पर हम पहले अलग अलग क्लासेस बनाते हैं, फिर हम डेटा और यहां पर फंक्शंस, इन पे काम करने वाले, वो बाद में बनाते हैं, और उनके बाद क्लासेस को आपस में लिंक करते हैं। तो ये बेसिकली बॉटम अप अप्रोच है। प्रोसीजरल जो लैंग्वेज है, ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है, वो लेस सिक्योर है। लेस सिक्योर का मतलब क्या है? अगर आपने सी का प्रोग्राम देखा होगा तो उसमें आप ऐसे मेन लिखते हैं और यहां पर आप वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। बेसिकली ये लोकल हो गया। इसी तरीके से आप बाहर ग्लोबल कर सकते हैं, जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो डेटा की कोई वैल्यू नहीं है, सारी चीजें फंक्शन पे ध्यान दिए जा रहा है इस प्रोग्रामिंग में। यहां पर क्या है, जब आप एक वेरिएबल बनाएंगे, मान लीजिए इंट ए आपने बनाया, तो इसके आगे आप प्राइवेट, पब्लिक ऐसा कुछ देंगे, तो एक तरीके से आप इसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सेस मॉडिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई भी आगे इस डेटा को छेड़ नहीं सकता है जब तक आप अलाउ ना करें। प्रोसीजरल में डेटा पूरे फंक्शन ले लो आप, या चाहे आप किसी भी लेवल का फंक्शन ले लो, मेन के अंदर की चीजों को ले लो, जो डेटा आपने यहां पर इंट ए डिफाइन कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, वो सबको एक्सेसिबल है। इसमें कुछ है ही नहीं प्राइवेट वगैरह वाला हिसाब किताब। यहां पर जैसे आप समझ रहे हैं, भैया हमने प्राइवेट दे दिया तो सिक्योर हो गया, डेटा सबको विजिबल है। लेकिन यहां पर डेटा का इनकैप्सुलेशन हो गया। एक क्लास है, मान लीजिए ये इसका कैप्सूल है, ये इसको इस तरीके से बना देता हूं मैं, ये कैप्सूल की तरह बांध दिया इसने। रीयूज उस कोड का अलाउड नहीं है। इसका मतलब आप किसी का रीयूजेबिलिटी नहीं हो सकती है। कोड को आपको दोबारा लिखना पड़ेगा, यहां लिखा फिर दोबारा यहां लिखना पड़ेगा। यहां पर क्या है, जैसे आपने एक क्लास बना ली, ठीक है जी, एक और क्लास बना ली, और क्या किया, इसको आपने मान लिया कि ये हमारा पेरेंट क्लास है, ये हमारी चाइल्ड क्लास है, और इसको पूरा इनहेरिट कर लिया इसमें। बस एक कोलन लगा के आपने इसको यहां लिख दिया, इस क्लास के नाम को, इसका नाम नहीं लिखा है मैंने दोनों का, तो ये इनहेरिट कर लेगा, यानी कि इस क्लास के अंदर इसकी सारी की सारी वस्तुएं इसके अंदर आ गई, रीयूजेबिलिटी हो गई। और इस क्लास को आप कहीं भी यूज भी कर सकते हैं, कहीं और भी। अब प्रोसीजरल में मॉडिफिकेशन आप कैसे करोगे, क्योंकि सब कुछ जो है ऊपर से नीचे लिखा हुआ है, अलग अलग फंक्शन में जा जाके आपको चेक करना पड़ता है कहां क्या प्रॉब्लम है। लेकिन यहां पर जो मॉडिफिकेशन है बहुत आसान है। मान लीजिए कोई एक क्लास आपने बनाई और आपको वहां पर मॉडिफिकेशन जाके करना है, तो आपको पूरे प्रोग्राम में नहीं करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 10 क्लासेस है, एक क्लास उससे डील कर रही होगी आपके काम से, या दो डील कर रही होंगी, उनमें जाके परिवर्तन कर दीजिए। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सब, जैसे मैंने आपका सी का कोड भी हल्का सा लिखा, एक सी है इसमें, विजुअल बेसिक है, फोर्ट्रैन है, ये फॉर्मूला ट्रांसलेशन, पैस्कल है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपके C++ है, जावा है, C# है, .NET, इसमें आप और भी जोड़ दीजिए, PHP भी है।
पाइथन भी है, कुछ प्योर है, कुछ इम्प्योर है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एरर एंड एक्सेप्शन? अब हम ये इसमें जावा का एग्जांपल लेंगे। जावा में क्या क्या होता है, देखिए पहले आपको यहां समझा दूं, थोड़ा सा हल्का सा आइडिया दे देता हूं। देखिए क्या होता है कि जावा में चीजें थ्रो होती हैं, उसको कैच करना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि हम ये एरर को मान रहे हैं और ये एक्सेप्शन को मान रहे हैं। एरर आप समझते हैं कुछ प्रॉब्लम आ गई, एक्सेप्शन क्या है, वो हमको यहां पर जो थ्रोएबल में दो भाग बन रहे हैं। एरर मतलब है कि इसको कैच करना नहीं है, इसको आप ये ऐसे कई सारे ऐसे एरर्स होते हैं जो इररिकवरेबल है ना, इसको कैच नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब आप किसी बॉल को फेंक रहे हैं खुद ही और बोल रहे भाई कैच करो, या खुद ही कैच कर रहे हैं, वो एक्सेप्शन है। तो ये रन टाइम एक्सेप्शन, ये चेक्ड एक्सेप्शन, आपको पता है कि अगर ये ऐसा कुछ हुआ तो हमको एरर आने की संभावना है, तो वहीं पे हम उसको कैच कर लेंगे। ठीक है जी, ये सारे एरर जो है रिकवरेबल है, ये एरर को रिकवर कर सकते हैं, इस एरर से आप रिकवर कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को। लेकिन ये जो एरर्स हैं, ये ऐसी एरर है कि आपका प्रोग्राम जो है बोल जाएगा मतलब डोल जाएगा। अब आइए आप एक एक करके देखिए, इससे समझ गए ना आप। एक्सेप्शन जो है उसको हम रिकवर कर सकते हैं ट्राई कैच ब्लॉक से। ऐसे ट्राई कैच ब्लॉक बनता है, उससे हम ये इसको रिकवर कर सकते हैं। एरर को आप रिकवरी नहीं कर सकते, एरर तो प्रॉब्लम है, दिक्कत है तो है, हमको आइडिया ही नहीं उसका, हमको जो आइडिया था वो तो हमने यहां कवर कर लिया ना। जो एक्सेप्शन है इसको दो कैटेगरी में कर सकते हैं, एक आपका चेक्ड और एक अनचेक्ड। एरर जो है वो तो अनचेक ही रहेंगे, है ना। कई ऐसे एक्सेप्शन हो सकते हैं जो आप नहीं अनचेक कर पा रहे या नहीं किया आपने, लेकिन एरर तो हमेशा ही अनचेक होंगे, तभी तो वो एरर है। एक्सेप्शन में ऑकरेंस की अगर मैं बात करूं तो ये आपका कंपाइल टाइम या रन टाइम दोनों में हो सकता है। जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और फाइनली रन कराते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं, ये कभी भी हो सकता है। एरर जो है हमेशा रन टाइम में होता है, कंपाइल टाइम में तो आप पकड़ ही लेंगे, आपका जो आईडी है वो बता ही देगा। जो एक्सेप्शन है इसके लिए पैकेज है, वो कहाँ आता है, java.lang.exception पैकेज। अगर आप C++ वाले हैं तो इसको आप छोड़ सकते हैं अभी, मतलब इसके बारे में जानकारी नहीं रख सकते। एरर जो है वो होता है java.lang.error पैकेज में। अब एक्सेप्शन नोन भी हो सकते हैं, अननोन भी हो सकते हैं। देखिए किस तरीके से, कौन सा होगा अननोन, कौन सा अननोन होगा। जो एक्सेप्शन है इसमें जो चेक्ड एक्सेप्शंस है वही कंपाइलर को पता है, क्योंकि आपने चेक किया हुआ है। एरर्स कहां से पता चलेगा, बार बार यही बात चल रही है कि एरर कहां से पता चलेगा, नहीं, इट इज नॉट नोन टू द कंपाइलर, उसको पता नहीं रहता कंपाइलर को। एक्सेप्शन देखिए ये एप्लीकेशन खुद क्रिएट कर रहा है, तभी तो हम कैच, ये सब हमको, तभी तो ये सब चीजें जावा ने और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने हमको दी है। एरर जो होता है वो खासतौर पे एनवायरनमेंट से क्रिएट होता है, कहीं मेमोरी की प्रॉब्लम हो गई, कहीं रिसोर्स की प्रॉब्लम हो गई, वहां पर एरर आ सकता है। एक्सेप्शन का एग्जांपल यहां पर देख लीजिए, ये आपके ये जो यहां पर भी दिए हुए हैं, जैसे एरे इंडेक्स ऑफ आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, मतलब आपका एरे है 100 का, आप 0 से 99 एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप 101 एक्सेस करने लगे तो ये वाला एरर आएगा, इसको आप कैच कर सकते हैं। ऐसे नल पॉइंटर है, ऐसे अरिथमेटिक ऑपरेशन एक्सेप्शन है। लेकिन एरर में आपका स्टैक ओवरफ्लो कर गया, मेमोरी ज्यादा आप यूज कर गए जितनी है, ये तो आपके एरर में आएंगे। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास? देखिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है ना, यही जान है आपके किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, क्योंकि जैसे जावा में इंप्लीमेंट इंटरफेसेस होते हैं, उनको इंप्लीमेंट करना पड़ता है। वैसे ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब ये है कि आपको ये खाका बना के दे देगा, आपको ये बता देगा कि भैया ऐसा ऐसा काम करना है, करेंगे आप, कैसे करना है वो नहीं बताएगा। ठीक है, ये आपको केवल ये बताएगा कि ऐसे ऐसे होना है, कैसे करना है ये आपकी जिम्मेदारी है। पहले मैं इसको बता देता हूं एक एक करके, फिर इसको एग्जांपल से बताऊंगा। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसी क्लास होती है जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट से शुरू करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट इसका कीवर्ड है। इट कैनॉट बी इंस्टेंशिएटेड। अब आप बोलेंगे ये कैसी क्लास है? देखिए कोई भी क्लास आप बनाते हैं, जैसे मैंने क्लास बनाया और ए, मैंने कहा कि ये क्लास ए है, मैं प्रोग्राम में जाऊंगा, अब ये क्लास लिख ली, अब मेन प्रोग्राम में जाऊंगा और उसमें लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ये क्लास ए है ना, ए
obj1। अब इस क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। एब्स्ट्रैक्ट का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, बस ये समझ लीजिए। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि उसके अंदर कुछ है ही नहीं। क्लास अभी आपको जब दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा, इसमें कुछ नहीं होता है, ये केवल आपको टेम्पलेट देता है। ठीक है जी। तो एब्स्ट्रैक्ट की क्या क्या चीज होती है, इसको जानने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं। देखिए, अब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हो सकता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, केवल ये समझिए कि ये एक क्लास एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है जी। जब हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई तो उसके अंदर हमने किसी भी चीज का डेफिनेशन नहीं दिया। हमने कहा ये एरिया है, हमने कहा कि भाई ये जो भी चीज इसके अंदर दी है, जो भी चीज दी है, उसका कहीं भी हमने फंक्शन का डेफिनेशन नहीं दिया। हमने कहा कि भाई आप इसको एक्सटेंड करिए, इस क्लास को लीजिए, इसका हम ऑब्जेक्ट बनाने नहीं देंगे। अब आप यहां पर आइए, अब आप इसमें कुछ भी करना है, मतलब जो भी करेंगे, इसको, इस फंक्शन को लीजिए या इस वेरिएबल को ले लीजिए और उस पर आप अपना काम कर सकते हैं। ठीक है जी। तो वो अपने हिसाब से इसको यहां इंप्लीमेंट करेगा। एक और चीज बताता हूं, जावा की बात बताता हूं। आप क्लास लिखेंगे, क्लास का कोई भी नाम लिखेंगे, उसके पहले आप एब्स्ट्रैक्ट कर देंगे। अब एब्स्ट्रैक्ट जब करेंगे तो इसके अंदर क्या लिखेंगे आप केवल जैसे कोई फंक्शन लिखना चाहते हैं, जैसे एक लिख के दिखा देता हूं मैं। मान लीजिए आप एक फंक्शन, जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है, लेकिन मैं यहां लिख के दिखाता हूं। मान लीजिए आपने एक ऐड फंक्शन लिखा, तो आप इस तरीके से बंद कर देंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। अब कोई भी क्लास जो इसको इनहेरिट करेगी, वो इस ऐड के अंदर, ऐड में जाके जो इनहेरिट करेगी वो लिखेगी c = a+b। ये c = a+b आपको इसमें कहीं भी नहीं देना है, ये कहीं नहीं देंगे आप। समझ गए ना आप? एब्स्ट्रैक्ट केवल एक टेम्पलेट है जिसका जो भी आप यहां देंगे, आपने बता दिया कि ये काम होना है। अब वो काम आप जाके अपने जो इनहेरिटेड क्लास है उसमें जाके करेंगे। तो फिर से बता देता हूं, इंस्टेंसिएशन एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, यानी कि ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते आप। पहली चीज, इसको आपको इनहेरिट करना पड़ेगा, यानी कि ये जो एक्सटेंस किया हुआ है, ये जो मैंने आपको बताया, आपको इनहेरिट करना पड़ेगा इसको, है ना। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आपके एब्स्ट्रैक्ट और नॉन, ये एब्स्ट्रैक्ट है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट दोनों तरीके के मेथड हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड कम से कम एक तो होना ही चाहिए, है ना, कम से कम। ध्यान रखिएगा, ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो हमेशा पब्लिक होती है, क्योंकि ये बनाई इसलिए जा रही है, ये हमने एक टेम्पलेट बना दिया, आप अपने इसको इनहेरिट करो और जो जो मैंने कहा है उसको जाके इंप्लीमेंट करो। मतलब उसका कोड यहां लिखो, यहां नहीं दे रहे हम, अपने हिसाब से यहां जाके लिखो। हमेशा पब्लिक होगी हो, और हमेशा ये एब्स्ट्रैक्ट से, एब्स्ट्रैक्ट नाम होगा इसके सामने। देखिए, जो मैं बार बार बता रहा हूं वो यही है, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मेन काम है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहें या जो एब्स्ट्रैक्शन वाली बात मैं करता हूं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, उसका मतलब यही है कि एक कॉमन डेफिनेशन देना बेस क्लास को, ताकि जितने भी इसके डिराइव्ड क्लासेस बने वो इसको इंप्लीमेंट करें। तो मैंने अगर अपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एक ऐड फंक्शन दे दिया, इसमें मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, एक क्लास ने इसको इनहेरिट किया, उसने ऐसा लिख दिया c = a+b, किसी और ने ऐड किया, उसने कर दिया 2.0 + 3.6, कोई और ने किया, उसने कहा कि मैं इसमें ऐड जो है वो उसके लिए यूज करूंगा, एवरेज निकालने के लिए यूज करूंगा। तो कोई भी इसको कर सकता है, लेकिन उसके इंप्लीमेंटेशन वो खुद करेगा जाके। इज इट पॉसिबल फॉर अ क्लास टू इनहेरिट द कंस्ट्रक्टर ऑफ इट्स बेस क्लास? क्या आंसर है इसका? जावा के पर्सपेक्टिव में सोचिए, नहीं। क्लास कंस्ट्रक्टर जो बेस क्लास का है उसको इनहेरिट नहीं कर सकता। अब इसमें एक सिनेरियो दिया है, बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो, जो लड़के हैं उनको बड़ा पसंद आएगा। सिनेरियो ये है कि 5 दोस्त हैं, मतलब ऐसे 5 दोस्त हैं, ठीक है जी। अब एक ये जो दोस्त है ना, ये कभी पैसा नहीं देता, जब भी ये लोग जाते हैं यही चारों देते हैं, ये कभी नहीं देता। अब यहां पर आती है एक बड़ी सुंदर सी लड़की, ठीक है जी, एक बड़ी सुंदर सी खूबसूरत सी लड़की आ जाती है। अब ये जो लड़का है जो कभी पैसा नहीं देता था, वो अब पैसा लुटाने लगता है। अब बताइए क्यों कर रहा होगा? तो इसमें आपको ये बताना है कौन सा ऊप्स कॉन्सेप्ट हम यहां पर इसमें यूज करेंगे। आंसर तो खैर आप देख ही रहे हैं, सब बता रखा है मैंने, लेकिन फिर भी इसका जो उत्तर है वो है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का ये होता है कि जब एक्चुअल रनिंग हो रही है तब कौन सा फंक्शन कॉल होगा।
अगर आप कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बात करते हैं तब हमको पता रहता है कौन सा फंक्शन कॉल होने वाला है, बेस क्लास का या चाइल्ड क्लास का। ठीक है जी, ये जो पॉलीमॉर्फिज्म जो है उसके लिए इनहेरिटेंस जरूरी है, इनहेरिटेंस के बाद ही पॉलीमॉर्फिज्म शुरू होता है। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि ये जब तक कंपाइल टाइम चल रहा था इसने एक भी पैसा नहीं दिया, लेकिन जैसी एक सुंदर लड़की आई इसका मंडोल क्या पैसे ही देने लगा। चलिए मैं आपको ऐसे समझाता हूं। देखिए, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ये है कि जब भी ऑब्जेक्ट को आपने बाइंड किया, या ये कहें कि ऑब्जेक्ट उस अपना जो भी फंक्शन है उसके साथ रन टाइम पे बाइंड हो रहा है, कंपाइल टाइम पे नहीं, रन टाइम पे वो एक्चुअल प्रोसेसर पे जाएगा, एग्जीक्यूशन होगा, इसी को रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हम कैसे अचीव करते हैं? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हम करते हैं मेथड ओवरराइडिंग से। कैसे? मेथड ओवरराइडिंग से, यानी वर्चुअल फंक्शन से। देखिए, जब हम पॉलीमॉर्फिज्म कंपाइल टाइम पे करते हैं तो फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग से करते हैं। रन टाइम जो होता है वो मेथड ओवरराइडिंग या फिर वर्चुअल फंक्शन से होता है। अब जावा वर्चुअल मशीन की अगर मैं बात करूं तो ये डिसाइड करती है कि किसको किस टाइम कॉल करना है, यानी कि रन टाइम पे कॉल कौन होगा, कंपाइल टाइम पे नहीं। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। देखिए, ये क्लास है बेस, ठीक है, ये बेस क्लास है, एक डिराइव क्लास बनाई हमने। अब ये जो गेट डेटा है ये फंक्शन यहां भी है, ये गेट डेटा यहां भी है। अब ध्यान से देखिए, ये आपकी पूरी की पूरी बेस क्लास है, इसके अंदर ये फंक्शन है गेट डेटा, ये आपकी डिराइव क्लास है, इसके ये पूरी डिराइव क्लास है, मतलब ये क्लास इससे इनहेरिट हुई है, इसका सारा कंटेंट इसके अंदर आ गया है, लेकिन इसके अंदर अपना फंक्शन है गेट डेटा। अब अगर मैं इस डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं और इस ऑब्जेक्ट से गेट डेटा कॉल करता हूं, तो आप मुझे बताएं कौन सा कॉल होगा? ये वाला गेट डेटा कॉल होगा तो ये गेट डेटा कॉल होगा। तो अगर ये रन टाइम पे डिसाइड होता है तो इसे हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ओके, यहां पर जब रन टाइम होगा तो ये इसका ना कॉल करके यहां कॉल करेगा, और आप वर्चुअल बना देंगे तो वर्चुअल का मतलब ही यही है, क्योंकि ये वर्चुअल फंक्शन से ही होता है। वर्चुअल जिसको बनाएंगे वो उसी को कॉल करेगा, यानी वो बार बार इस पे ना चला जाएगा, वो इसको कॉल करेगा जिसको आप चाहते हैं। वो मैं C++ की बात कर रहा हूं, जावा C++ दोनों समझते रहिए। व्हाट इज कॉम्पोजिशन? अब ये कॉम्पोजिशन जो है ये थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीज है, लेकिन इसको आप समझ लीजिए, थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूं। आपने एक क्लास बनाई ए, इसका ऑब्जेक्ट बनाया ए का obj1, ठीक है जी। एक क्लास बनाई बी, और ये जो इसका ऑब्जेक्ट यहां पर डिफाइन किया, इसको या के रेफर किया obj1। हो सकता है एक और क्लास हो, जैसे मान लीजिए एक क्लास बी, एक क्लास सी मान लेते हैं, सी का ऑब्जेक्ट है obj2, मैंने लिखी नहीं है, मान लीजिए obj2, ये इसको भी रिफर कर रही है। तो एक क्लास के अंदर जब वो दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट्स को रेफर करती है या दूसरे क्लासेस को रेफर करती है, तब उसे कहते हैं हैजर। होंडा के पास कार इंजन है, और होंडा एक्सटेंड किससे हो रही है? कार से। मतलब कार जो है वो आपका पेरेंट है और होंडा उसकी चाइल्ड है, क्योंकि ये कार एक फोर्ड भी तो हो सकती है, कोई और भी कार हो सकती है। तो ये इसके चाइल्ड हो गए, ये आपके पेरेंट हो गए। लेकिन जब ये इसे कहते हैं इनहेरिटेंस एक्सटेंड्स वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन जब हैजा कहते हैं तो होंडा के अंदर तो कार इंजन है, तो हम यहां कह रहे हैं ये अगर होंडा है तो ये obj1 कार इंजन है। समझ गया? इनके ऑब्जेक्ट जब यहां रेफर करेंगे, इसी को हम मतलब कॉम्पोजिट के अंदर कंपोनेंट है, होंडा के अंदर एक कंपोनेंट है, हर एक कार के अंदर कार इंजन होते ही होता है, तो होंडा के अंदर कार इंजन है, इसी तरीके से इस क्लास के अंदर इस क्लास के ऑब्जेक्ट है। क्लियर? तो कॉम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है में, खासतौर पर एडवांस प्रोग्रामिंग के लिए। ये ऐसी क्लास को बताता है जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स को, मतलब दूसरी क्लासेस के ऑब्जेक्ट को रेफर करती है एज अ वेरिएबल। इसके अंदर ये आ गया तो वेरिएबल बन गया इसका। क्लास के अंदर क्या हो सकता है? वेरिएबल हो सकता है, डेटा हो सकता है। जब आप एक ऑब्जेक्ट डाल देंगे किसी क्लास का, तो वो एज अ वेरिएबल तो ट्रीट हो रहा है यहाँ पे।
तो यहां पर हैज अ रिलेशनशिप, होंडा हैज अ कार, दिस क्लास हैज अ ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, और दिस क्लास हैज दिस क्लास, ये क्लास इस क्लास, दिस क्लास हैज दिस क्लास, बी हैज ए, ये हो गया। रियल वर्ल्ड में ये होता है, आप देख रहे हैं होंडा के पास कार इंजन है, इसीलिए हमको ये करना पड़ रहा है, इसीलिए होता है। कॉम्पोजिशन का फायदे ये है कि आप रीयूज कर सकते हैं एग्जिस्टिंग कोड, जब आपने ऑब्जेक्ट ही ले लिया एज ए वेरिएबल तो इसकी सारी चीजें तो इसके अंदर आई गई, अच्छे से आप एपीआई जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है वो डिजाइन कर सकते हैं साफ सुथरी, ओके। और जब आप क्लास के इंप्लीमेंटेशन में चेंज करना चाहते हैं इन कॉम्पोजिशन में, वो आराम से आप कर सकते हैं, कोई भी अगर एक्सटर्नल नीड आती है तो। What are the differences between copy constructor and assignment operator? देखिए, असाइनमेंट ऑपरेटर तो आप जानते हैं ये इक्वल टू होता है, ये तो क्लियर है। यहां जो असाइनमेंट ऑपरेटर मैं बात कर रहा हूं वो मैं कंस्ट्रक्टर के संदर्भ में कर रहा हूं, या फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर के इक्वलेंट के संदर्भ में कर रहा हूं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर और इसमें क्या अंतर है, देखिए पहले मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूं। ये जो एग्जांपल है ये असाइनमेंट का है। हमने क्या किया, एक क्लास नेम कुछ भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से सोच लीजिए। यहां पर क्लास नेम होगा, इसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, दो ऑब्जेक्ट बन गए। हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट से असाइन कर दिया। ये समझ में आ गया आपको? ये क्या क्या होगा, इसके बैकग्राउंड क्या है वो सब मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि असाइनमेंट ऑपरेटर कर क्या रहा है। अब सर एक और एग्जाम्पल देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं कॉपी कंस्ट्रक्टर का। देखिए यहां पर एक क्लास है, यहां पर कंस्ट्रक्टर है, ये सिंपल कंस्ट्रक्टर है, इसमें तो कोई वो नहीं है। ए और बी है, ए को आई और जे है, ए आई में चला गया, बी जे में चले गया। यही कंस्ट्रक्टर का काम होता है, वो वैल्यूज को इनिशियलाइज करता है। बहुत अच्छी बात है। ये कॉपी कंस्ट्रक्टर में देखिए बहुत ध्यान से, ये क्लास, ये कंस्ट्रक्टर है, लेकिन क्या कॉपी कर रहा है, ये कॉपी क्या कर रहा है, यहां पर भी क्लास का नाम है और ये m%s है। यानी कि यहां पर क्या हुआ कि इसने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी कंस्ट्रक्टर का मतलब ये होता है एक कंस्ट्रक्टर को कॉपी करना। अब यहां पर जो m%s आया है, s.j जो होगा वो j में आ गया, s.i जो है वो i है, s.i जो है i में आ गया। यानी एक यहां की वैल्यू आपने यहां डाल दी, तो जो भी वैल्यू इसके पास आई वो यहां आ गई। यानी कि एक ये कंस्ट्रक्टर है, इस कंस्ट्रक्टर को आपने इस कंस्ट्रक्टर में कॉपी कर दिया, इसको कॉपी कंस्ट्रक्टर कहते हैं। कितना आसान हो गया, एक कंस्ट्रक्टर को दूसरे कंस्ट्रक्टर में कॉपी करना, कॉपी कंस्ट्रक्टर। इसी तरीके से एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में डालना, ये भी कॉपी है। इसमें अंतर क्या है, बहुत माइन्यूट सा अंतर है, ठीक है जी। कॉपी कंस्ट्रक्टर और असाइनमेंट ऑपरेटर दोनों ही आप क्यों यूज करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से असाइन करने के लिए। यहां भी असाइनमेंट हो रहा है, यहां भी असाइनमेंट हो रहा है, एक दूसरे में जा रहा है, यहां भी एक दूसरे में जा रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। डिफरेंस कहां आता है, डिफरेंस ये आता है कि यहां पर जो कॉपी कंस्ट्रक्टर हो रहा है, इसमें इस कंस्ट्रक्टर को मेमोरी एलोकेट है, इसको भी मेमोरी एलोकेटेड है। मतलब दोनों को अलग अलग मेमोरी एलोकेट हो रही है, एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट और न्यू क्रिएटेड ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। लेकिन जब हम असाइनमेंट ऑपरेटर करते हैं इस तरीके के, तो ये OBJ1 और OBJ2 ये दोनों की दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं, दोनों की एक ही मेमोरी लोकेशन होती है। ये केवल रेफरेंस वेरिएबल होता है जो इसको एक रेफरेंस मिल जाता है इसको, जब ये जहां भी रेफर करेगा वो वहीं रेफर कर रहा होगा जहां ऑब्जेक्ट 2 रेफर कर रहा होगा। क्लियर हो गया? अब इसमें अंतर समझते हैं क्या। पहली चीज तो ये है कि जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है ये वाला, ये ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है, इससे ओवरलोड हुआ है। असाइनमेंट ऑपरेटर तो सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर है ना। कॉपी कंस्ट्रक्टर एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाता है एज अ कॉपी, इसने इसकी कॉपी बनाई है, ये एग्जिस्टिंग है, इसकी कॉपी बनी है यहां पे। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, वो क्या करता है, वो वैल्यू एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट में जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसमें डाल देता है। ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, इसको इसमें डाल दिया। कॉपी कंस्ट्रक्टर वहां यूज करते हैं जब एक नया ऑब्जेक्ट आपको, व्हेन अ न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड विद सम एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, एक नया ऑब्जेक्ट जब एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट से आप क्रिएट कर रहे होते हैं तब इसको करते हैं। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आप, जैसे आपने कहा एक हो गया और एक बी हो गया, तो बी ए एग्जिस्ट कर रहा है,
और आपको बी में वही चीजें डालनी जो ए में है, तो बी ब्रैकेट ए ऐसा भी करते हैं। ये तो मैंने कोड से बताया, एक्चुअल इसका ऐसा किया जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से लिख दीजिए, कॉपी कंस्ट्रक्टर काम कर देगा, है ना। और यहां असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, जब हम एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को नए ऑब्जेक्ट में डालना चाहते हैं, यहां पर क्या हो रहा है, जब नए ऑब्जेक्ट को इसको क्रिएट करना है, किसी कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है उससे। अब यहां पर वही वाली बात हो गई जो मैंने आपको समझाया, कॉपी कंस्ट्रक्टर में ये दोनों ही ऑब्जेक्ट के पास सेपरेट मेमोरी होगी, जैसे ये इसके पास अलग है, इसके पास अलग है। यहां पर क्या होगा, बोथ जो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट है वो एक ही मेमोरी लोकेशन होगी, सेम को पॉइंट कर रहे होंगे। अगर आपने कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं डिफाइन किया, आपको कंपाइलर अपने आप एक कॉपी कंस्ट्रक्टर खुद ही दे देगा, ये वाली चीज खुद ही दे देगा। लीजिए साहब, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर, यदि अगर आपने असाइनमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं किया है, तो आपका ये जो कॉपी होगी ना, वो बिटवाइज एक एक करके बिटवाइज कॉपी होगी। यहां से